30 दिन पूरे हो गए, जेआईटी ने अपना आधा रास्ता तय कर लिया। मामलात वाज़ेह होने की बजाय मजीद उलझ रहे हैं। जेआईटी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करेगी। 22 मई को पहली 15 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत मुतमईन दिखाई दी। अब कल 7 जून को मजीद 15 दिन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। अदालत मुतमईन होती है या नहीं, ये अहम है, क्योंकि इस दौरान हुसैन नवाज की 4 पेशियां हुई। हसन नवाज पेश हुए, जबकि नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद भी जेआईटी के सामने पेश हुए। जेआईटी अपनी कार्रवाई में तेजी लाई, मगर साथ ही 22 मई के बाद से कई तनाज़ात इस जेआईटी के साथ जुड़े हैं। इन मामलात पर हम बात करते आ रहे हैं, मगर आज अंग्रेजी रोजनामा डॉन ने इस पर इदारिया लिखा और एडिटोरियल के मुताबिक शरीफ खानदान के हवाले से तहकीकात करने वाले जेआईटी के हवाले से तनाज़ा बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को फौरी तवज्जो देना चाहिए। जेआईटी के क़याम और इसके तरीक़ेकार के हवाले से अब तक 3 मसाइल का सामना है, जो पूरे तहकीकाती अमल पर हावी हो रहा है। सबसे पहले और हाल ही में सामने आने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज की जेआईटी के सामने पूछगछ की तस्वीर लीक होने का मामला है, जिसने सियासी मैदान और मीडिया में हलचल मचा दी। इस हवाले से अब तक कोई वजाहत सामने नहीं आई कि यह तस्वीर सामने कैसे आई। डॉन का इदारिया लिखता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जेआईटी की कार्रवाई खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की जा रही है। ये रिकॉर्डिंग कहाँ रखी जा रही हैं और किसको इस रिकॉर्डिंग तक रसाई है। जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के तहकीकाती बाजू की हैसियत से भरपूर काम कर रही है और इसकी तहकीकात मुल्क की सियासत पर गहरा असर डालेंगी। डॉन अखबार के एडिटोरियल के मुताबिक दूसरा अहम मसला यह है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जेआईटी के लिए नाम देने वाले मुख्तलिफ इदारों से राब्ते की अब तक कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई, क्योंकि तवक्को ये की जाती है कि हुकूमती इदारों अदालत के दरमियान राब्ता बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होता है और ऐसे रवाबित के हवाले से बाकायदा तौर पर इक़दार पर अमल किया जाता है। मगर लगता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कॉल्स इस मयार पर पूरा नहीं उतरती। डॉन अपने इदारिये में मज़ीद लिखता है कि शायद ये सिर्फ कोई सुस्त अमल का नतीजा हो, मगर अदालत को ये वाज़ेह करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ और रियासती एजेंसियों पर बिला वजह असर रसूख के हवाले से उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। डॉन ने अपने एडिटोरियल में तीसरा मसला ये बयान करते हुए लिखा कि बुनियादी मसला अपनी जगह बरकरार है कि माली मामलात की तहकीकात करने वाले जेआईटी में अस्करी इदारों की मातहत खुफिया एजेंसियों के 2 अराकीन की शमूलियत क्यों की गई। हालांकि जेआईटी के दीगर अराकीन के मुकाबले में इंटेलिजेंस इदारों के 2 नुमाइंदों की सलाहियत और ज़रूरत का जायज़ा नहीं लिया गया। इस मामले में गैर ज़रूरी मोहतात रवैया इख्तियार किया गया। अस्करी इदारे की शमूलियत नहीं होनी चाहिए थी। ये अहम है कि यह बात वाज़ेह हो कि इस मामले पर क्या दाव पर लगा हुआ है। तारीख बन रही हो कि सुप्रीम कोर्ट पहली दफ़ा हाजिर सर्विस वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान के ज़राए आमदनी और दौलत की तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान के सियासी मुस्तक़बिल से कतई नज़र जमहूरी अमल के वक़ार का भी इम्तिहान होगा। सुप्रीम कोर्ट ही सही फोरम है जो इस हवाले से कोई फैसला कर सके। ज़रूरत इस बात की है कि वाज़ेह किया जाए कि सख्ती के साथ कानून और कवायद पर अमल किया जाए, जिस तरीके से जेआईटी ये सारी तहकीकात कर रही है। रोज़नामा जानने वाली खबर के मुताबिक जेआईटी ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के मामले का खुद नोटिस लिया है और जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया ने मामले पर जुडिशल अकेडमी के सिक्योरिटी स्टाफ से इंक्वायरी शुरू कर दी है। इसके अलावा जेआईटी के सरबराह ने जुडिशल अकेडमी में तैनात स्पेशल ब्रांच के एहलकारों का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जिम्मेदारों का तयन ज़रूरी है। शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि उठने वाले सवालात का जवाब दिया जाए, एतराज़ात का खात्मा किया जाए। दूसरी तरफ इस मामले से एक और मामला मज़ीद संगीन हो रहा है। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले निहाल हाशमी ने इस्तीफ़ा देकर वापस ले लिया। सवाल उठ रहा है, नून लीग के ऊपर सवाल उठ रहा है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा शदीद दबाव में दिया, कबूल ना किया जाए। ये वही इस्तीफ़ा है जिसका नून लीग के रहनुमा क्रेडिट लेते नजर आते थे, अब नाराज नजर आ रहे हैं। 31 मई को उन्होंने इस्तीफा दिया सेनेट से और आज वो मुनकिर हो गए हैं। कम अज कम उन्हें कोई करैक्टर शो करना चाहिए था और निहाल हाशमी ने ये जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी आकबत और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली है। पूरी पार्लिमानी पार्टी जो फैसला लीडरशिप ने किया है उसके साथ खड़ी है, जबकि अपोजिशन की जमातें भी कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं और जो नून लीग का रवैया है जिसमें वो निहाल हाशमी को तनकीद कर रहे हैं, अपोजिशन जमातें इसको मानने को तैयार नहीं और कह रही हैं कि वाज़ेह हो गया कि निहाल हाशमी ने जो कुछ कहा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कहने पर कहा। बिल्ली छेले से बाहर आ गई है कि ये हुकूमत ने करवाया। गालियाँ सुप्रीम कोर्ट को
अदलिया को हुकूमत ने खुल के खिलवाई और ये कोई नई बात नहीं है हुकूमत। इस वक्त तो बिल्कुल ये साफ आया हो गया है, जाहिर हो गया है, नवाज शरीफ निहाल हाशमी के पीछे खड़ा है। अब अगर बहरहाल नून लीग का दावा अलग है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने निहाल हाशमी के खिलाफ तहकीकात के लिए मुस्लिम लीग नून की नेशनल एथिक एंड डिसिप्लिन कमेटी कायम कर दी, जो निहाल हाशमी के बयान, हक़ाइक़ और वजूहात का तयन करेगी और इस्तीफ़ा वापस लेने की वजूहात का भी जायज़ा लेगी। मगर ये बात काबिल फ़हम नज़र नहीं आती कि नून लीग की सीट पर निहाल हाशमी साहब सेनेटर बने हों। सिंध से नून लीग को MPA की सीट इतनी मिली नहीं। निहाल हाशमी का ताल्लुक़ है कराची से। पंजाब में उनको बाकायदा तौर पर पंजाब की अपनी प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पर सेनेटर बनाया गया हो, और वही निहाल हाशमी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, दूसरों की नस्लों का पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर देंगे, ये कह रहे थे अगर शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कुछ किया, तो वो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं मान रहे। मियाँ नवाज शरीफ की हुक्म अदुली करते हुए सेनेट से अपना इस्तीफ़ा उन्होंने वापस ले लिया हो। बात मुश्किल नज़र आती है कि समझ में आए, बात मुश्किल नज़र आती है कि इसके पीछे कोई नून लीग की या मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी ना हो, कि इतने कोई बहुत रहनुमा नहीं है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी मजबूत हो, ख़ानदानी तौर पर इतना ज़्यादा वोट रखते हों या MNA हों कि वो अपनी पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ स्टैंड ले लेंगे, साल हर साल से पार्टी के साथ हों और ऐसी बात कर दें कि जी मियाँ साहब ने जो भी कहा है मैं अपना इस्तीफ़ा वापस जाके ले लूँ। ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी नहीं है। इसको समझाने के लिए सिर्फ एक कमेटी बनाने से और उसके बाद तहकीकात करने से काम चलेगा नहीं। नून लीग कैसे ये साबित करे, ये क्योंकि अपोजिशन मानने को तैयार नहीं और बादियों नज़र में कोई वजह भी नज़र नहीं आती कि अपोजिशन इस बात को मान ले कि निहाल हाशमी ने जो किया वो पहले तकरीर अपनी मर्ज़ी से की थी, अब इस्तीफ़ा दे के जो वापस ले लिया वो भी अपनी मर्ज़ी से ले लिया है। नून लीग की क़यादत ना उस तकरीर के पीछे थी, ना ही नून लीग की क़यादत इस इस्तीफ़े के वापस लेने के पीछे है। अगर पीछे थी तो सिर्फ उनके इस्तीफ़ा देने के पीछे थी। ये बात पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए, तारीख़ को देखते हुए, हालात वाक़यात को देखते हुए मुश्किल नज़र आती है, चाहे कितने बड़े बड़े दावे नून लीग की तरफ से किए जा रहे हों। फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है निहाल हाशमी के हवाले से। एक कमेटी बना दी है और लगता है कि एक अजीब ड्रामा सा है। क्या ऐसा करें मियाँ नवाज शरीफ, क्या ऐसा करें नून लीग कि आपको यकीन आ जाए कि सबके पीछे मियाँ नवाज शरीफ नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसके पीछे नवाज शरीफ साहब। निहाल हाशमी साहब का जो मामला है, एक तो आप देखिए कि किन हालात में हुआ। एक ऐसे हालात में जबकि पहले व्हाट्सएप की एक कॉल को बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक हुई और उसके दरमियान में निहाल हाशमी साहब की तकरीर आई। अब इससे पहले दो वाक़यात हमने देखे हैं। एक तो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि राहील शरीफ साहब की एक टेप उनके पास मौजूद है, वज़ीर आज़म के पास मौजूद है। हमने देखा कि मुशाहिदुल्लाह साहब को वजारत से हटाया गया, लेकिन आपने बाद में देखा कि किस तरह नवाज़िशात की बारिश हुई मुशाहिदुल्लाह साहब के ऊपर। इसी तरह से परवेज़ रशीद साहब जो है उनको भी आपने देखा कि हटाया गया, लेकिन आपको मालूम है कि वहाँ पर परवेज़ रशीद साहब का कितना करीबी ताल्लुक है वज़ीर आज़म हाउस से और उनके इख्तियारात और उनकी एडवाइस। मैं ये निहाल हाशमी की तरफ मुशाहिदुल्लाह को क्या नवाजा गया, क्या नवाजा ऐसा मियां नवाज शरीफ साहब ने मुशाहिदुल्लाह को? मुशाहिदुल्लाह साहब के छोटे भाई जो हैं वो उनको लंदन के एयरपोर्ट लगा दिया गया, उनके कज़न को फ्रांस में लगा दिया गया। इसी तरह से उनके एक और भाई को भी यूरोप में जो है वो स्टेशन मैनेजर लगा दिया गया PIA का। और मुशाहिदुल्लाह जाहिर है कि अब इससे पहले इनके भाई के फारिग घुमा करते थे, इससे पहले क्या कर रहे थे, इनकी पोजीशन दी गई है, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? PIA में मुलाजिम थे, जैसे कई भी मुलाजिम होते हैं। नहीं, मगर क्या पोजीशन क्या थी उनसे पहले? जब आप इतना बड़ा दावा करने के बाद में नवाजा गया, तो पहले क्या उन्होंने कहीं बाहर नहीं सर्व किया था? क्या कर रहे थे पहले मुशाहिदुल्लाह साहब के भाई, जब आप ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें इसके बाद नवाजा गया है सब कुछ, क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता क्या पोजीशन थी, नामालूम पोजीशन थी, लेकिन अचानक बहुत अहम हो गए। चलो, मैं उम्मीद कर रहा था कि आपको पता होगा। आपने अपने परवेज़ रशीद साहब को कहा कि उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो वज़ीर आज़म हाउस भी जाते जाते हैं, हालांकि उन्हें हटा दिया गया था, वो बड़े मौसर आवाज़ थे। वो क्या करते परवेज़ रशीद के साथ? इतना कुछ करने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब उनका फ़ोन छीनते, अपना नंबर परवेज़ रशीद के फ़ोन से डिलीट करते, अपने मोबाइल से परवेज़ रशीद का फ़ोन डिलीट करते, पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से उन्हें निकलवा देते, सबसे कह देते इनसे रब्ता ना करना। क्या करते सब कुछ? क्या करना चाहिए था? आपकी क्या तवक्कात थी? देखिए, ऐसा शाहज़ेब साहब होता ही है कि जो पॉलिटिक्स में अहमियत होती है कि आपके साथ
क्या जो है वो रवैया है, सलूक है, क्या आप उस तरह कर रहे हैं? अगर आप देखें कि एक कागजी जो नोटिफिकेशन है उसको हटाकर आप उनको सबसे करीब तरीन आप ले आए और वो करें, तो फिर उसका मतलब जाहिर है कि उनको बहुत अहमियत दी जा रही है। जाहिर है गोली तो नहीं मारनी थी। वजम, अगर आपको पता होगा कि पहले भी परवेज बड़े करीब थे और परवेज रशीद साहब की जो कुर्बानियां हैं और जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं उसके बाद कुछ नया नहीं हुआ कि वो बहुत करीब आ गए। मगर निहाल हाशमी वाले मामले पर आपकी तनकीद में जाहिर वजन नजर आता है कि हो कैसे सकता है कि एक सेनेटर है और उसने इतना बड़ा कदम ले लिया हो। एग्जैक्टली क्या एक्शन लिया जाए जिसके बाद आपको यकीन है? क्या करना चाहिए? एक कमेटी बना देना, ये करना वो करना, इससे यकीन नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि निहाल हाशमी की कोई अहमियत नहीं है। वो एक इंडिविजुअल है, वो तो अपनी सीट शायद कराची से वो काउंसलर भी नहीं बन सकते। वो जेहलम से उनको डोमिसाइल, जाली डोमिसाइल बना के उनको सेनेटर बनाया गया और उन पर एक नवाजिशात की गई। उनकी तो अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है। उनकी तमाम तर सियासी पोजीशन नवाज शरीफ साहब की वजह से है और ये मुमकिन ही नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब उनको कहें कि आप इस्तीफ़ा दें और वो इस्तीफ़ा ना दें। और उसके अलावा उनके ऊपर थाना बहादुराबाद में FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन वो यहाँ पर पेश हो रहे हैं, फिर रहे हैं। आपको भी मालूम है जब हुकूमत संजीदा होती है काम करने में तो वो क्या करती है। हमने देखा है सोशल मीडिया पे एक लाइन लिखने वाले लड़कों के साथ क्या हुआ है। जब हुकूमत करना चाहती है बहुत कुछ करती है, जब नहीं करना चाहती कुछ भी नहीं करती है। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फतवे जारी करते हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत नहीं करना चाह रही थी। मतलब आपकी इस बात से जाहिर है इत्तेफाक ही करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, सही कह रहे हैं आप कि सोशल मीडिया पर ये जो दोहरा मयार है ये बाकायदा तौर पर हुकूमत ने दिखा रहा है कि किसके खिलाफ करना है और किसके खिलाफ नहीं करना। क्या है ये हुकूमत ने? जो सब आपको नहीं लगता कि अब जो रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज आई हैं, तस्वीर लीक हो गई, व्हाट्सएप कॉल का मसला कि भाई क्या जरूरत थी रजिस्ट्रार साहब को व्हाट्सएप कॉल करने की, जब अदालत का अपना फैसला था कि पहले इदारे नाम देंगे। ये सब आपके अपने केस जो कामयाबी से जा रहा है, JIT काम कर रही है, 30 दिन हो गए हैं, इमरान खान साहब ही हैं जिनकी वजह से ये मसला यहां तक पहुंचा है, वरना पनामा के बाद शायद मामला आगे ना बढ़ता। अदालत जाना, JIT बनना, क्रेडिट है आपका। जो आपकी अपनी कामयाबी है, जो आपको मिल सकती है, वही मांद पड़ेगी। शरीफ खानदान को मौका मिलेगा कि जी हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो वो पहले से कहना शुरू हो गए हैं कि JIT बायस्ड है। बेंच के ऊपर भी एक दो ऐसे सवालात उठाए गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए? तस्वीर किसने लीक की, व्हाट्सएप कॉल क्यों हुई, ताकि आखिर में शरीफ खानदान विक्टिमाइजेशन का इल्जाम ना लगा रहा हो, आपका अपना केस के लिए नुकसान दे। पहली बात तो यह है कि व्हाट्सएप कॉल का मामला तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। जब पिछली डेट के ऊपर जस्टिस एजाज अफसल साहब ने कहा कि इसमें कौन सी बात है, हमने ही कहा था ये करने को और हमने ही पहले ही तय किया था कि JIT के मेंबरान हम देंगे। तो आपको लगता है यहाँ पर बात खत्म कि व्हाट्सएप कॉल क्यों की गई थी, जब अदालत ने अपने फैसले में खुद कहा था कि ACCP और ये स्टेट बैंक के पहले सारे के सारे इदारे अपने नाम देंगे, बात यहाँ खत्म हो गई? कि फिर व्हाट्सएप कॉल क्यों की? जो बात फैक्स में नहीं की वो व्हाट्सएप में क्यों की, खुफिया तौर पर क्यों की? फिर रजिस्ट्रार साहब ने अपना मौकफ क्यों नहीं दिया? बात खत्म हो गई वहीं जहाँ पे वो कह दिया गया अदालत की तरफ से। मैंने आपका सेगमेंट भी पहले भी देखा, इस पर आपने भी किया है और भी लोगों ने किया है। मुझे आप ये बताइए कि क्या ये बात कोई सीगा राज था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनानी है? क्या इसमें कोई दो राय थी कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंबरान के नाम देने हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही देने हैं तो चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर दें, चाहे वो फोन के ऊपर दें, चाहे जिसके ऊपर दें, क्या क़यामत आ गई है? मैं इसको बिल्कुल आर्गुमेंट को फ्लिप करता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही देने हैं तो फिर फैक्स में कह देना था। ये व्हाट्सएप कॉल सीक्रेटली करने की जरूरत क्या थी? और अगर आपने फैसला पढ़ा हो तो पहले अदालत की तरफ से कहा गया था कि इदारे नाम देंगे, उसको फाइनलाइज अदालत की तरफ से किया जाएगा, मगर नाम देने से पहले व्हाट्सएप कॉल की गई है। तो आप जो कह रहे क़यामत पड़ गई, क्या क़यामत पड़ गई थी? फैक्स में कह देते, अदालत हुक्म दे सकती है, क्यों नहीं दिया गया? इसमें आप इसको मैं कह रहा हूं आपका अपना केस जो है, जो कामयाबी से जा रहा है, वो वीक नहीं पड़ता इससे? किसी को मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट है, PMLN वाले भी रोज कह रहे हैं उनको ट्रस्ट है, हमें भी ट्रस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी नाम हमने देने हैं, नाम उन्होंने दे दिए। अब असल में प्रॉब्लम आ रही है कि इस हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट समन्स होंगे। जाहिर है कि जो लग रहा है, एक तो नवाज शरीफ साहब को बुलाएंगे, दूसरा इसहाक डार साहब को बुलाएंगे, तीसरा वो कतरी पता नहीं अब आता है या नहीं आता। अगर आ भी जाए तो खैर उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब असल जो टस्वे इस वक्त मसले चल रहे हैं, इस वक्त जो कह लें कि इस वक्त जो कपकपी छाई हुई है, वो ये छाई हुई है कि ये इन्वेस्टिगेशन हुदैबिया केस में आगे बढ़ रही है, जो अखबार की खबरों से लग रहा है और मीडिया से, क्योंकि हमें तो कोई शेयर नहीं हो रहा। लेकिन जो मामला है वो ये है कि ये तीसरे हफ्ते में जब ये इन्वेस्टिगेशन जा रही है तो ये सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं ये याद आ रही हैं और वो उसको बहाने बना के आगे लेके जा रहे हैं। अदरवाइज तो ये मामला बड़ा नॉर्मल है। फौजी साहब, आपके लिए भी नॉर्मल कंट्रोवर्सीज याद कैसे आ रही हैं? कंट्रोवर्सीज तो साथ साथ पैदा हो रही हैं। आपके लिए भी नॉर्मल होता कि अदालत ने एक हुक्म दिया होता कि इदारे नाम दें, मगर खबर आती कि रजिस्ट्रार साहब ने उससे पहले जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन में बात नहीं की, वो व्हाट्सएप के जरिए की और बाकायदा तौर पर उन्हें लिखकर भी ये बात कही गई और वो अपना मौक़िफ़ भी सामने नहीं दे रहे। ये नॉर्मल होता आपके लिए और आप कहते हैं कि जी कोई ज़रूरत नहीं है तहकीकात की, बस जवाब आ गया, ठीक है मामला। देखिए, हमारी तवक्कुआत तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5-0 से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करेगी, क्योंकि एविडेंस इतनी ज़्यादा थी हमारे साथ, हमारे ख्याल में। लेकिन 2 जजेस ने हमारे साथ इत्तफाक किया, 3 ने इत्तफाक नहीं किया, लिहाजा हमने फिर भी जो है वो उन जजेस के साथ गए और कहा कि ठीक है, जैसे आपका हुक्म है वैसे कर लेते हैं। तवक्कुआत के ऊपर तो मामला सारे नहीं चल रहे हैं ना, हमारी भी पूरी तवक्कुआत नहीं हो रही हैं, उनकी भी पूरी तवक्कुआत अगर नहीं हुई है तो सब्र करें और उसके मुताबिक चले। मतलब मगर आप कह रहे हैं कि के मुताबिक काम नहीं हो रहे। अब एक तस्वीर आई है, अगर ये तस्वीर आपका इल्ज़ाम है कि इन्होंने लीक की होगी तो ये आपकी जो तवक्कात हैं उसको मजबूत करेंगी, तो आप ये डिमांड क्यों नहीं करते कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करें ताकि ये मामला वाजे हो? वरना अगर शरीफ खानदान ये कहता रहता है कि हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन जीआईटी कर रही है तो आप जीत भी गए, तो जो गैर जानिबदारी से आप जीते हैं उसका फायदा आपको हो सकेगा जब आप इतनी मेहनत करके इमरान खान साहब इस मामले को यहां तक लेके आए। तस्वीर में आप देखें, आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से होती हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन वैसे हो रही होती तो फिर क्या हालात होता। जैसे टू बी फेयर विद पीपल्स पार्टी के लोगों की इन्वेस्टिगेशन हुई है या जो बाकी सियासतदानों की इन्वेस्टिगेशन हुई है जो खुद मियाँ साहब ने करवाई हैं, अगर वैसी इन्वेस्टिगेशन होती और मियाँ साहब की फैमिली को उससे गुजरना पड़ता खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या हाल होता। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये सवाल कल हमें आया था वज़ीर आज़म के तर्जुमान से कि जब डॉक्टर आसिम की वीडियो लीक करने की धमकियां देते थे चौधरी निसार साहब और बाद में लीक हुई भी, तो तब नहीं ख्याल आता था। अब बड़ी शरीफ खानदान के बेटे मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी तज़दीक हो गई एक तस्वीर से, मगर आपने देख लिया है कि फिर डॉक्टर आसिम की जीआईटी का और वीडियो लीक करने का क्या हाल हुआ, क्या बदनामी बनी और उन्हें क्या मौका मिला विक्टिमाइजेशन का कहने का। तो इस तस्वीर की तहकीकात हो जाए। आप ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि भाई तहकीकात होनी चाहिए आपके अपने, ताकि आउटकम पर असर ना पड़े और शरीफ खानदान को मौका ना मिले? समझ नहीं आ रही है कि क्यों इस तरह से इतना ज़्यादा वो टची हो रहे हैं। अगर आप सही हैं, अपार्टमेंट्स आपने 2006 में खरीदे जिस तरह से आपने कहे, आप कागज़ लाएं और कहें जी, बल्कि कागज़ बाहर मीडिया को देने चाहिए इनको कि जनाब ये देखें 1993 और 2006 के दरमियान ये तो फलाने की मिल्कियत थी, नीलसन और नेस्कोल, बात ख़त्म हो गई। असल तो प्रॉब्लम यह है ना कि जब आपने चोरी की होती है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। अगर पैसे हलाल के हों तो जिस तरह इमरान खान ने सारी मनी ट्रायल उठा के दे दी है, ये भी उठा के दे देते। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे। तस्वीर का मसला है, व्हाट्सएप कॉल का मसला है, शरीफ खानदान की तरफ से मुसलसल तनकीद हो रही है। अहम बात है कतरी शहजादे क्या पेश होंगे या नहीं। अब खबर आई है कि वो पेश नहीं होंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर ये बात तो वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी गई थी कि कतरी ख़त को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे। किस्मत का फैसला, मियाँ नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला कतरी शहजादे के जवाब में है। अगर वो नहीं पेश होंगे तो क्या होगा? कतर जाएंगे। सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक सेनेटर, करीब हैं वो कतरी शहजादे के, करीब है मियाँ नवाज शरीफ के। उनसे बात करेंगे कि उनकी कतरी शहजादे से क्या बात हुई है, क्या वो पेश होंगे या नहीं, या ये हतमी बातें नहीं होंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब की किस्मत का फैसला हो जाएगा एक ब्रेक के बाद। कतरी शहजादे अगर जीआईटी के आगे अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे तो फिर मामला कहां जाएगा? जैसा कि अदालत ने कहा था कि अगर नहीं किया तो फिर कतरी खत को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे। अब जो खबर आई है, उन्होंने पहले खत का जवाब दिया और जो पहले खत का जवाब दिया उसमें उन्होंने लिखा कि वो अपने जो कतरी खत उन्होंने जमा कराया था उसके वो एक एक लफ्ज़ की तस्दीक करते हैं, मगर जो जीआईटी की तरफ से दूसरा उन्हें समन भेजा गया उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और पहले समन का जवाब दिया। क्या वो अदालत के आगे नहीं पेश होंगे, क्या जीआईटी के आगे नहीं पेश होंगे, ये खबरें आ रही हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ साबिक सेनेटर सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। इतने बड़े बड़े दावे किए थे सैफ साहब शरीफ खानदान ने कि आप विटनेस बॉक्स में बुला लें, जब अदालत में हो रही थी तहकीकात, फिर कहा बड़ा तगड़ा जवाब देंगे और सामने पेश होंगे, एक एक बात को क्लियर करेंगे। अब वो आ नहीं रहे और उसके बाद तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी खिड़की से उठा के बाहर फेंक देंगे कतरी खत को। तो ये जो शरीफ खानदान ने दावे किए थे वो प्रिंस साहब से बात करके भी किए थे या ऐसे अपनी तरफ से कर दिए थे? आप तो दोनों के करीब हैं और प्रिंस जासिम के भी बड़ा करीब है, जरा बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीआईटी की तरफ से एक लेटर बसूल हुआ था शेख साहब को और जिसमें लिखा हुआ था कि जी आप, और उस लेटर के साथ उन्होंने 2 लेटर्स अटैच किए थे जो कि शेख साहब ने पहले भेजे थे और उन्होंने ये पता किया था कि जी आप इन्हें कंफर्म करें कि लेटर्स आप नीचे हैं और क्या सिग्नेचर जो है वो सही सिग्नेचर है और जो कंटेंट है क्या आप उन कंटेंट को ओन करती हैं।
और अगर ऐसी बात है तो यह चीज आप कंफर्म करें, और साथ के साथ आपको 24 तारीख की उन्होंने डेट दी थी कि आप आगे पेश हों। तो उन्होंने उसके जवाब में ये लिखा था कि बिल्कुल मैं कंफर्म करता हूँ इस लेटर के कंटेंट्स पे, और मेरे ये सिग्नेचर है और इसमें कोई गलत चीज नहीं है, और ये सब चीज आंसर जबकि मैंने कर दी तो उस सूरत में मेरे आने की कोई जवाब नहीं बनता। वैसे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि खबर आई कि दूसरा खत लिखा जब जीआईटी ने समन भेजा, उसमें उनको ऑप्शंस भी दिए थे कि आप आ जाएं, हम आ जाते हैं, वीडियो कॉल, ये खबर रिपोर्ट हुई थी। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ पहले समन का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा मैं सिर्फ कंफर्म करता हूं, नहीं आ सकता, ये चीज़ रिपोर्ट हुई। तो आपने उनसे पूछा कि भाई आप जवाब देने को तैयार हैं, आपने प्रिंस जासिम से पूछा, बताया उन्हें कि शरीफ खानदान की किस्मत आपके जवाब पर लटकी हुई है, आपने खत तो भेज दिया था। सबसे पहली बात तो ये कि दूसरा लेटर ये नहीं आया कि आप स्काइप पे आएंगे या आप के पास हम अपनी टीम भेजें, ये नहीं आया। अगर वो आएगा तो डेफिनेटली वो शेख साहब तैयार हैं उनको रिसीव करने के लिए और उनके सवालों के जवाब देने के लिए। दूसरा खत तो रिपोर्ट हुआ मीडिया में, तो वो क्या उन तक पहुंचा नहीं? उसमें ये नहीं लिखा हुआ था, दूसरे खत में सिर्फ ये लिखा था कि जी आपको हमने पहला लेटर लिखा था, उसका हमें जवाब नहीं मिला और इसलिए आपको हम दूसरी डेट दे रहे हैं, वो फर्स्ट की दे रहे हैं और उस फर्स्ट डेट को आप आके पेश हो जाए। तो मेरा ख्याल वो हुआ ये था कि पहला लेटर का जवाब थोड़ा क्योंकि लेट पहुंचा होगा, क्योंकि एम्बेसी के थ्रू गया था, इसलिए उन्होंने दोबारा फिर रिमाइंडर भेजा था कि आप 24 को नहीं आ सके तो अब आप 1 जून को आ जाइए। पर कुछ मेरा ख्याल है उसके बाद ये ओवरलैप हुआ था, जब उन्हें जवाब मिल गया तो उसके बाद थर्ड लेटर हमारे पास कोई नहीं आया। दिलचस्प बात है क्योंकि एक हफ्ते से ये बात रिपोर्ट हो रही है कि दूसरे खत में उनको ऑप्शंस दिए गए थे कि आप वीडियो पर आ जाएं, जीआईटी वहां आ जाती है और इस हवाले से ना कोई तरदीद आई, ना कोई ऐसी बात की गई। मगर अगर आप कह रहे हैं कि उसमें नहीं लिखा हुआ था बल्कि पहले खत का लिखा था कि उसका जवाब दे दें, तो क्या अब वो तैयार हैं? अगर जीआईटी उनके पास आ जाए वहां जवाब देने के लिए वीडियो पर, वो तैयार है क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए जीआईटी की? नहीं, वो बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये कि उनके सब सवालों के जवाब दे दिए गए हैं और एक एक चीज कंफर्म कर दी गई है और उसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया कि लेटर के कंटेंट से मैं एग्री करता हूं और कंफर्म करता हूं और ये सिग्नेचर मेरा सिग्नेचर है, उसमें जितनी चीजें कोर्ट में की गई थी वो सही नहीं थी कि शायद ये फ्रॉड लेटर है और गलत लेटर है, और उन्होंने कहा कि ये मेरे सिग्नेचर है और मैंने साइन करके भेजा था। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी तरह से भी जीआईटी यहाँ आना चाहेगी तो वो डेफिनेटली उनको मिलेंगे और उनके सवाल का सबके जवाब भी देंगे। ये मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने कंफर्म किया इस चीज को। अच्छा, आपकी उनसे बात हुई है और आप उस बुनियाद पर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनके जवाबात के ऊपर भी अगर जीआईटी ने कुछ सवाल करने हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, तो वो तैयार हैं। अगर इसके अलावा भी जीआईटी कोई सबूत मांगती है वो देने को तैयार हैं। इसमें इस लेटर में इस सब कुछ बड़ी क्लियरली हर चीज बताई गई है, इसमें कोई कसर रहती नहीं है। ये तो वहाँ इन्होंने एतजाज साहब ने और इमरान खान साहब ने भी एलिगेशन लगाई और ऐसे शख्स पे लगाई जो कि दुनिया के एक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैं और पूरी दुनिया में इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, कतर के रॉयल फैमिली मेंबर, और साथ के साथ ये भी आप जानते होंगे ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर भी हैं, बहुत सालों तक रहे थे। इनकी क्रेडिबिलिटी को डाउट करना, उनको ऐसी बातें मीडिया में कहना इतनी शर्मिंदगी की बात है कि आप सोच नहीं सकते। मैं 40 साल से उनके साथ हूँ, मुझे पता है कि दुनिया किस तरह खुशामद करती है, ख्वाहिश करती है कि उनसे कभी मुलाकात ही हो जाए। उनका एक खास ताल्लुक था उनके वालिद का बड़े मियाँ साहब के साथ और उसी ताल्लुक की वजह से ये सारी की सारी चीज है जो उन्होंने की। और क्या छोटा सा 12 मिलियन रियाल क्या होता है? 12 मिलियन रियाल की कोई वैल्यू कोई नहीं है कतर में। मतलब है, अहमियत है, उस वक्त अहमियत जरूर है कि जब 12 मिलियन की बात की जा रही है और सवाल ये उठ रहा हो कि वो 12 मिलियन उस वक्त एग्जिस्ट भी करते थे या नहीं करते थे। अहमियत है, कतरियों के लिए नहीं होगी, पाकिस्तानियों के लिए है। हमें जानना है कि हमारे वजीर आजम साहब जो दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, मगर अपनी क्रेडिबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए उन्हें ये जवाब देना होगा ना। पहले तो किसी के लिए खत नहीं लिखा उन्होंने, अब लिखा है तो जवाब देना होगा, तो वो जीआईटी के सामने पेश होकर जवाब देंगे। अहमियत है $12 मिलियन की, 12 मिलियन दिरहम की, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा है। ज्यादा बेहतर होगा अगर जीआईटी आ जाएगी या शेख साहब से मिल लेगी तो वो खुद ही उनकी स्टैंडिंग देख लेंगी, उनके सवाल करके अपनी फिलिंग कर लेगी और उन्हें कोई इतराज नहीं है इस पर। बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे उनकी बात हुई है और शेख साहब को बिल्कुल एतराज़ नहीं है अगर जीआईटी वहां आ जाए और उनसे सवाल पूछ ले, वो उनके जवाबात देने को तैयार हैं। और ये बात वो इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि खुद उनकी प्रिंस जासिम से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो सवाल जवाब के लिए तैयार हैं। अहम डेवलपमेंट है, अहम बात है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे खबरों पर बात करें। बरतानिया में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 3 हमले हो चुके हैं और तीनों हमलों के मुल्जिमान बरतानिया में रहते हुए ही शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हुए, कहीं बाहर से शिद्दत पसंदी की तालीम लेके नहीं आए। लंदन ब्रिज हमले के
2 मुल्जिमान की शनाख्त गुज़िश्ता रोज़ जाहिर की गई, जिनमें से एक खुर्रम भट्ट भी है। खुर्रम भट्ट बरतानिया में ही पला बढ़ा और बरतानिया ही में रहते हुए शिद्दत पसंद रुझानात की तरफ वो माइल हुआ। इसके हवाले से अब ये बात सामने आ रही है कि बरतानिया में कलदम इंतहा पसंद तंजीम अल मुहाजिरून का ये हिमायती था और इस तंजीम का सरबराह शिद्दत पसंद अंजुम चौधरी है, जो बरतानवी नौजवानों की इंतहा पसंदी की तरफ माइल होने की अहम वजह समझा जाता है। अंजुम चौधरी वो शख्स है जो बरतानिया में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा और इसी सरजमीन पर खुलेआम इंतहा पसंदी को आज़ादी इजहार राय के नाम पर फ़रोग़ देता रहा। मगर बरतानिया की मुस्लिम बिरादरी इससे खुद को अलहदा करती रही, जहाँ कुछ नौजवान और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान, ख़ासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से जाने वाले जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले थे, वो इसकी तरफ अगर माइल भी होते गए तो बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद थी जो इससे दूर रही। मुस्लिम कम्युनिटी अंजुम चौधरी को बड़ा किरदार बनाने का जिम्मेदार खुद बरतानवी मीडिया को करार देती है। अंजुम चौधरी की सरगर्मियां बढ़ने का जिम्मेदार खुद बरतानवी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को करार देती है, जो इसकी सरगर्मियों को देखते रहे, इसे बड़ा बनता देखते रहे, नौजवानों के जहन में जहर घोलते देखते रहे, मगर कुछ किया नहीं। अंजुम चौधरी 100 से ज़ायद बरतानवी मुबैना दहशतगर्दों की भर्ती में भी मुलविस था। अंजुम चौधरी 1967 में बरतानिया में पैदा हुआ। उसके ख़ानदान का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है। अल मुहाजिरून तंजीम 1986 में अंजुम चौधरी और उमर बकरी मोहम्मद ने कायम की थी और इस तंजीम ने अपनी मनफी सोच कई बरतानवी नौजवानों में मुंतकिल की, जिनमें से एक खुर्रम भट्ट भी था। गुज़िश्ता साल बरतानवी टीवी चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्री में खुर्रम भट्ट की वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें वो और अपने साथियों के साथ देखा जा सकता है और इन अफराद के सामने दाइश का झंडा रखा था। मगर ये एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि डॉक्यूमेंट्री शूट की जा रही थी और उसमें ये भी मौजूद था। मगर हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होने वाला खुर्रम भट्ट बरतानवी फुटबॉल क्लब आर्सेनल का बड़ा फ़ैन था और जिस वक्त इसने लंदन ब्रिज पर हमला किया उस वक्त भी इसने अपने पसंदीदा फुटबॉल क्लब की टी शर्ट पहन रखी थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2013 में खुर्रम भट्ट अंजुम चौधरी की इंतहा पसंद तंजीम अल मुहाजिरून का हिमायती बना। कलदम तंजीम अल मुहाजिरून का सरबराह अंजुम चौधरी बरतानिया में शिद्दत पसंदी की अलामत है, जो बरतानिया में शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देता रहा। अंजुम चौधरी खुद यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में मेडिकल की तालीम हासिल करता रहा, लेकिन यहाँ नाकामी के बाद वकालत की तालीम हासिल की और वकील बना। फिर अंजुम चौधरी बरतानिया में सोसाइटी ऑफ मुस्लिम लॉयर्स का चेयरमैन भी बना। अंजुम चौधरी बरतानिया में शरीयत के निफाज और गैर मुस्लिमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लेक्चर देता रहा। वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट इदारे खामोशी से देखते रहे, शिकायतें होती रही, बरतानवी मीडिया इसको हाईलाइट करता रहा, अमेरिकन मीडिया इसको इंटरव्यूज़ में लेता रहा, मगर सब खामोशी थी। अल मुहाजिरून पर 2010 में जाकर पाबंदी आयद की गई थी, मगर इससे पहले और उसके बाद भी अंजुम चौधरी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देता रहा। इराक में नहीं, अफगानिस्तान के किसी गार में बैठकर नहीं, बजाते खुद बरतानिया में सड़कों पर तो कभी सोशल मीडिया पर ये सब कुछ करता रहा। अंजुम चौधरी टीवी इंटरव्यूज़ में दाइश की जानिब से किए जाने वाले कत्लेआम और उनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को इराक और अफगानिस्तान में होने वाली मगरिब की जंग से जोड़कर दिफा करता रहा। बरतानवी हुक्काम के मुताबिक अंजुम चौधरी की तंजीम अल मुहाजिरून के कई यूरोपीय कारकुन शाम में दाइश के लिए लड़ने भी गए और वहीं मारे भी गए। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद अंजुम चौधरी को इंतहा पसंद और मजहब का गलत चेहरा दिखाने वाला मानती है। वैसे तो अंजुम चौधरी 90 की दिहाई से कलदम तंजीम अल मुहाजिरून समेत मुख्तलिफ तंजीमों से मुंसलिक था, लेकिन बरतानिया में 7/7 धमाकों के बाद से अंजुम चौधरी हुई और इसकी तंजीम का मरकजी चेहरा ये खुद बन गया। और 2015 में बरतानवी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिसर्च शाया हुई, जिसके मुताबिक अंजुम चौधरी की तंजीम अल मुहाजिरून के दर्जनों नौजवान कारकुनान ने दाइश में शमूलियत अख्तियार की। गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान बरतानिया में बरतानवी शहरियों की जानिब से होने वाले कामयाब और नाकाम हमलों में से आधों का ताल्लुक किसी न किसी तरह अल मुहाजिरून से मिलता है। इसके लिटरेचर से मुतासिर होने वालों में नाम आता है। अंजुम चौधरी बरतानिया में अपने शिद्दत पसंदाना नजरियात की खुलेआम तबलीग करता रहा। पेशे के लिहाज से वकील होने के बाइस अंजुम चौधरी को पता था कि बरतानिया में कानून की हद क्या है। उसे मालूम था कि उसको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाएगा तो कानून की पकड़ में नहीं आएगा और आज़ादी राय की बुनियाद पर बच जाएगा, और कहाँ जाएगा, कौन सी लाइन क्रॉस करेगा तो पकड़ा जाएगा। यूं अंजुम चौधरी अपने इल्म और महारत की वजह से 20 साल तक कानून से बचा रहा और शिद्दत पसंदी को फैलाता रहा। लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे देखते रहे, बरतानवी मीडिया इसको प्रमोट करता रहा। हालांकि ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता था,
मगर इसे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इसी तरीके से पेश किया जाता रहा जैसे ये उनके ख्यालात को रिप्रेजेंट करता हो। मगर 2014 में अंजुम चौधरी ने दाइश के खुद साख्ता खलीफा अबू बकर अल-बगदादी की बेत ली और अपने हामियों को भी दाइश की हिमायत और दिफा का पैगाम दिया। फेसबुक पर अपने 32,000 फॉलोअर्स को दाइश में शामिल होने का कहा। इससे मुतासिर होने वालों में ज़्यादातर वो नौजवान अफराद थे जो पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश से बरतानिया गए। सोशल मीडिया पर अंजुम चौधरी सब कुछ करता रहा और बरतानवी सिक्योरिटी इदारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, मगर 2014 में दाइश की हिमायत के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। सालों तक अंजुम चौधरी जैसे शख्स का खुलेआम इंतहा पसंदी को फ़रोग देना और बड़ी तादाद में नौजवानों का इससे मुतासिर होना, यह सब बरतानवी सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालात उठा रहा है। बरतानिया में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और इस तनाजुर में ये जो हमले हो रहे हैं, अब ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि शायद 30,000 के करीब ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो रेडिकल नज़रियात हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नज़रियात हैं, उससे मुतासिर हैं। 3,000 हार्डकोर जो नज़रियात रखने वाले हैं वो लोग मौजूद हैं। अब इसकी वजह से जो इतनी बड़ी मुसलमानों की कम्युनिटी वहाँ रहती है, वो सब हरासा हो रहे हैं कि किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ नहीं होगी, किसका रिश्तेदार पकड़ा जाएगा, किसका नहीं। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंजर्वेटिव पार्टी की साबिक चेयरपर्सन और बरतानवी काबीना की पहली साबिक मुसलमान खातून वज़ीर सईदा वारसी साहिबा। सईदा वारसी साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इस पर वक्त भी किया है, काम भी किया है, बहुत सारे नंबर शेयर किए जा रहे हैं। तारिक गफूर साहब जो हाई लेवल पर वाहिद मुसलमान हैं, जो कि पुलिस में वहाँ पर पहुँचे भी, बरतानवी पुलिस में, उनका भी कहना है कि तकरीबन 3,000 हार्डकोर टेररिस्ट हो सकते हैं, जबकि 30,000 के करीब ऐसे हैं जो कि रेडिकलाइज्ड हैं। और वो जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बात की। आप खुद मुस्लिम कम्युनिटी को समझती हैं, आपको लगता है इतना बड़ा नंबर है? डेफिनेटली जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज के पास इस वक्त इंफॉर्मेशन है वो ये है कि तकरीबन 3,000 लोग हैं जो एक्टिवली एंगेज हैं किसी तरह की प्लॉट में, और 20 से लेके 23,000 तक लोग हैं जो उनके साथ या सिंपथाइज कर सकते हैं या उनकी व्यू के बारे में उनकी व्यू के साथ सिंपथाइज करते हैं। सो ये डेफिनेटली ये फिगर्स सही है, लेकिन इसके साथ साथ भाईजान हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे इस मुल्क में 3 मिलियन मुसलमान हैं और उनमें से 1% का 1/10 हिस्सा जो है वो किसी तरह के टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व रहे हैं। सो ये इतना मिनिमल फिगर है एक किस्म का। आई मीन अफसोस की ये बात है कि एक भी जो है वो इज टू मच, क्योंकि एक ही की जरूरत होती है जो इतना ज्यादा नुकसान यहाँ पे और जान ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी केयरफुल होना चाहिए कि हम देखो, मैं जो एनालॉजी इस्तेमाल करती हूँ कि अगर आप एक दरख्त पे देखें कि कुछ फल जो है वो खराब हैं, तो आपको पूरे दरख्त को ऐसे शेक नहीं करना चाहिए कि सब जो अच्छे फल भी हैं वो भी गिर जाएं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है वो टारगेटेड हो और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करे जो एक्चुअली इस हमारे मुल्क को नुकसान देना चाहते हैं। अच्छा, तो जब आप खुद काबीना में थी तो आपने अपनी हुकूमत पर उस वक्त भी तनकीद की थी, अभी भी आप कहती हैं कि हुकूमत को ये पता नहीं है और सियासी जमातों को पता नहीं है कि कैसे डील करना है मुस्लिम कम्युनिटी से। आपको अभी भी लगता है कि कोई डिस्कनेक्ट है, और वो क्या डिस्कनेक्ट है जो आपको हुकूमत में रहते हुए भी महसूस हुआ कि इस प्रॉब्लम को, इस मसले को एड्रेस नहीं कर पा रहे? हम इस प्रॉब्लम को बहुत पहले से इसको हैंडल कर सकते थे अगर हमारी पॉलिसीज सक्सेसिव गवर्नमेंट की अच्छी होती। अगर आप ये जो पॉलिसी है डिसएंगेजमेंट, ये पॉलिसी जो है लेबर गवर्नमेंट ने 2007 में, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने, कोalition गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया था, और अभी भी कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसी यही है, बल्कि लेबर पार्टी की भी आई थिंक यही रही है पास्ट में, कि बहुत सी ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, एक्टिविस्ट हैं, जिनके साथ हम किसी तरह की इंगेजमेंट नहीं रखते। और मैं बार बार यही गवर्नमेंट को कहती हूँ कि देखें, किसी से ना बात करने से अगर मसले हल होते तो हम ना बात करते, लेकिन मसले हमेशा तभी हल होते हैं जब हम उन लोगों से बात करते हैं जिनके साथ हमारी हर चीज एग्रीमेंट में नहीं होती, जिनके साथ हमारे कुछ शायद इख्तलाफात होते हैं। तो हम इस वक्त गवर्नमेंट में उन लोगों से भी बात नहीं करते जिनके साथ हम लोग अग्री करते हैं। साथ में ये बताइएगा कि ज़ाहिर आप मुस्लिम कम्युनिटी को भी करीब से जानती हैं, बतौर सियासतदान उनसे इंटरेक्ट भी करती हैं, ये जो रेडिकलाइजेशन का लेवल है ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है मुस्लिम कम्युनिटी का? मुस्लिम कम्युनिटी के इस वक्त क्या एहसासात हैं, क्या वो सोच रहे हैं? आप उनको बड़ा करीब से जानती हैं, एग्जैक्टली मसला क्या है, कि ऐसा ना हो कि चंद लोगों की वजह से वो हरासा हो जाएं, मगर अगर बरतानवी निज़ाम ये ना समझने लग जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी इस तरीके से सोचती है या सबको एक तरह ना देखने लग जाए, एग्जैक्टली मसला क्या है? मैं ये
ये कहती हूँ कि देखें यहाँ पे 3 मिलियन मुसलमान हैं, हम लोग दहशतगर्द नहीं, लेकिन क्या हम फिट फॉर पर्पस हैं? क्या जो ब्रिटेन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं 2017 में, क्या हमारे तौर तरीके जो हमारी यहाँ पे सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी, क्या वो एक अप्रोप्रिएट तरीके से यहाँ पे जिंदगी गुजार रही है कि नहीं? तो मैं सोचती हूँ कि बहुत से चैलेंजेस हैं मुसलमान कम्युनिटी में। हमारा औरतों के साथ रवैया क्या होता है, माइनॉरिटीज के साथ, फिरकाबाजी, सेक्टेरियनिज्म, ब्रादरीज्म, बहुत सी चैलेंजेस हैं। हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है क्रिमिनलिटी के साथ, हमारे एटीट्यूड्स जो हैं, जजमेंटलनेस जो तरीके से हम लोग चलते हैं, हमारी जो मसाजिद में जो कमिटीज हैं, जो हमारे इमाम्स हैं, क्या वो उस जुबान को और उस कल्चर को समझते हैं जिसमें हमारे बच्चे आजकल यहाँ पे ग्रो अप हो रहे हैं? बहुत से ये चैलेंजेस हैं, लेकिन बचन ये चैलेंजेस जो है डज नॉट मेक दिस कम्युनिटी टेररिस्ट। ये एक चैलेंज है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का चैलेंज और रेडिकलाइजेशन का चैलेंज टू कंप्लीटली डिफरेंट इश्यूज हैं। मगर क्या ये दुरुस्त है कि आप ज़ाहिर है एक बात करती हैं जिसमें हुकूमत पर भी तनकीद करती हैं, ये भी कहती हैं सारे टेररिस्ट नहीं है भाई, मुसलमानों से आपको डिफरेंट अंदाज में निमटना होगा, मगर उसके साथ ही जो चंद टेररिस्ट माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, उन्होंने आप पर भी एक फतवा जारी कर दिया था, आपके ऊपर भी फतवा आ गया था। मुझे तो करना पड़ रहा है भाईजान, मैं शायद ये ज्यादातर बात नहीं करती, लेकिन पिछले साल को यहाँ पे एक लिस्ट पब्लिश की गई थी जिसमें उन्होंने कुछ नाम लिखे थे। आईसिस ने कहा था कि इन लोगों को आपको ब्रिटेन में ही टारगेट करना चाहिए, और उस पर मेरा भी नाम उन्होंने डाल दिया था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आप ये सोचें कि मेरे लिए खतरा होगा, मेरे लिए कोई परेशानी होगी और इसकी वजह से मुझे सच बोलना छोड़ देना चाहिए, तो ये भी गलत है। बिकॉज सियासत में आने का क्या फायदा अगर आप उस सियासत को एक सही तरीके से बहुत अपनी कम्युनिटी को और गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि देखें अगर हम इन मसाइल के लिए हल ढूंढना चाहते हैं तो हम दोनों को कुछ न कुछ चेंजेस बनाने पड़ेंगे। सो आई फील कि देखें ईमान तो यही कहता है ना कि ये फैसले अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ में होते हैं, जो लिखा हुआ है वो हो के रहेगा। तो तब तक जो कुछ मैं अपनी तरफ से कह सकती हूँ अपनी कम्युनिटी को और गवर्नमेंट को इस मसले को हल करने के लिए मैं कहती रहूंगी। बहुत शुक्रिया। सईदा वासी साहब हमारे साथ मौजूद थी, बता रही इस मसले को हल किया जा सकता है और बगैर समझे मसले को हल नहीं किया जा सकता। तो बरतानवी सियासतदान, हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट मसले का भी इदराक करें, मुस्लिम कम्युनिटी भी मसले का किसी न किसी लेवल पर इदराक करे। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद खबरों पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खंजर के 23 वार से तशद्दुद का निशाना बनने वाली कानून की तालिबा खदीजा सिद्दीकी के मुकदमे की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत की हिदायत की थी, लेकिन खदीजा पर कातिलाना हमले के मुलजिम शाह हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर समाअत को चैलेंज कर दिया। मुलजिम शाह हुसैन की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने समाअत की और दरख्वास्त गुजार ने अदालत से दरख्वास्त की कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत के अहकामात कलअदम करार दिए जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह मुकदमा आम मुकदमात की तरह का है, लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस की समाअत मामूल के मुताबिक की जाए। खदीजा सिद्दीकी भी अपनी वालदा के साथ अदालत पहुंची थी और समाअत के दौरान अदालत की इजाज़त से खदीजा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि उसका केस 1 साल से मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। खदीजा ने अदालत से कहा कि रोज़ाना की समाअत का फैसला चीफ जस्टिस साहब का है, हम इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। अदालत ने खदीजा को अगली समाअत में पेश होने की हिदायत करते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी है। तो ये वाहिद एक केस बनेगा जिसमें कोई ये कह रहा हो कि आप रोज़ाना समाअत करके इंसाफ ना कीजिए, बल्कि मामूल की बुनियाद पर समाअत कीजिए। आमतौर पर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान के जस्टिस के निज़ाम में देर हो जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। जब चीफ जस्टिस ने कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें, तो अगर शाह हुसैन बेगुनाह हैं तो इस बात को सपोर्ट करते हुए कि हाँ जी मैं बेगुनाह हूँ, जल्दी जल्दी समाअत करें और मुझे बरी करें, खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, वो कह रहे हैं कि नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर ना करें बल्कि मामूल के मुताबिक करें, साल हर साल केस चलने दें। ये चीफ जस्टिस साहब ने सही काम नहीं किया रोज़ाना की समाअत करके। ये एक अनोखा मुकदमा है जो इस तरफ बढ़ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।